नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 178। देखिए यूट्यूब पर जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस वाली, ये टेस्ट सीरीज यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इनको आप स्किप ना करें। इन टेस्ट सीरीजों को मैं स्वयं ही बनाता हूं और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ही ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पीवाईक्यू सीरीज आपको दी जा रही है, करंट अफेयर्स रिवीजन डोज आपको दिया जा रहा है, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस आ रही है, स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं। तो सभी क्लासेस आपके आने वाले सभी अपकमिंग जो एग्जाम है यूकेपीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी के बहुत ज्यादा उपयोगी है क्लासेस, इनको स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 178। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी देखिए आगामी ग्रुप सी एग्जाम के लिए यूके ट्रिपल एससी जो 17 मई को री एग्जाम है आपका, इसके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है एप्लीकेशन के स्टोर पर। 50 एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट वाला कोर्स है, उसको लीजिए और उस कोर्स में आपको पूरे 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पे, और साथ ही बाइलिंगुअल वो टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। साथ ही एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन। बाइलिंगुअल वो टेस्ट सीरीज भी है, जरूर लगाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसके आधार पे कि कौन सा इनमें से सही होगा। ठीक है, तो पहला है देखिए, विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। और कथन ख बोलता है गढ़वाली भाषा में साहित्य का आरंभ 1750 ईस्वी से माना जाता है। तो बताइए इनमें से आपका कौन सा कथन सही है या नहीं है। तो पहला जो है कथन बिल्कुल इसमें सही है भाई। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा जाता है। मैंने आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस में करवाया है। और गढ़वाली लोक साहित्य का देखिए सबसे पहला है आरंभिक काल। इसमें आपका त्रिमूर्ति मैंने आपको बताया था। त्रिमूर्ति में कौन कौन आ जाते हैं, आपका हर्षपुरी, हरिकृष्ण दुर्गादंती और लीलानंद कोटनाला जी, इनको त्रिमूर्ति कहा जाता है आरंभिक काल। दूसरा आपका था कौन सा, गढ़वाली काल। जब गढ़वाली पत्र में आपका साहित्य छपना शुरू हुआ तो उसको गढ़वाली काल कहा जाता है। और इस काल में सत्यनारायण रतोड़ी ने उठो गढ़वालियों रचना की थी। तीसरा आता है सिंह काल, जिसके प्रवर्तक भजन सिंह माने जाते हैं। ठीक है, इनकी रचना सिंहनाथ गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहलाती है। चौथा जो काल है वो है आपका पांथरी काल, और इस काल के प्रतिनिधि कवि भगवती प्रसाद पांथरी माने जाते हैं, जिनकी रचना हिलांस है। और पांचवा हो गया आधुनिक काल। यानी कि गढ़वाली साहित्य को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। गढ़वाली भाषा में साहित्य का आरंभ 1750 से माना गया है, बिल्कुल सही है भी। श्यामचंद्र नेगी जी बोलते हैं कि सुदर्शन शाह द्वारा जो गोरखवाणी लिखी गई थी ना, तो गोरखवाणी से ही गढ़वाली का लिखित साहित्य शुरू हुआ, ऐसा बोला जाता है। श्यामचंद्र नेगी ने इस बारे में उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये भी दूसरा कथन भी सही है। एक और तो दोनों सही हो जाएंगे, इसमें सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है, बताना आपने कौन सा इनमें से असत्य है। कुमाऊनी बोली का प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती को माना जाता है। कुमाऊनी बोली पर अवधि का अधिक प्रभाव पाया जाता है। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा है। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में मजकुमैया बोली जाती है। ठीक है, मजकुमैया बोली जाती है। तो मजकुमैया डायलेक्ट जो है आपका कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर जो है वहां पे बोली जाती है। तो इसमें देखा जाए तो पहला कथन बिल्कुल सही है। कुमाऊं बोली का भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती जी माने जाते हैं। कुमाऊनी बोली पर अवधि का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, सही है। मैक्स मुलर वाला जो कथन है ये गलत है। कुमाऊं और गढ़वाल के बीच बॉर्डर में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर मचकुमैया बोली जाती है, ये भी सही है। मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली बोली को प्राकृत भाषा का ही रूप माना है। ठीक है, प्राकृत भाषा का ही रूप माना है। और जो गढ़वाली बोली को 8 भागों में विभाजित किया है, ये किया है किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, किसने किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। मैक्स मुलर नहीं होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्य पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, और गढ़वाली को 8 भागों में, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सी इसमें असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की एक बोली नहीं है। तो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली, देखिए कुमाऊनी वर्ग की जो बोलियां हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी में आपके 4 आ जाते हैं, कौन कौन सी, सिराली, अस्कोटी, कुमैया और एक और आते हैं सौरियाली। ये 4 जो है आपका किस में आ जाते हैं,
पूर्वी कुमाऊं में, ठीक है। मच कुमैया जो है इसमें गलत हो जाएगा। मच कुमैया जो है आपका ये देखिए कुमाऊं के और गढ़वाल के मिलन बिंदु पर ये ज्यादा देखने को मिलती है मच कुमैया। अगर कुमाऊं और गढ़वाल के मैं बीच के बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर आपका ये कुमाऊं का पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा, है ना। तो ये आपका पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की बोली तो है ही नहीं, तो इसी से आप इसको पिक कर सकते थे। मच कुमैया जो है ये कुमाऊं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है और कुमाऊनी गढ़वाली का मिला जुला रूप है ये, यानी कि इसको बोल सकते हैं मिक्स डायलेक्ट है कुमाऊनी गढ़वाली, ठीक है। मच कुमैया तो पूर्वी कुमाऊनी में 4 आते हैं। सिराली मतलब सीरा क्षेत्र जो है डीडी हाट वाला, वहां पे ये बोली जाती है। अस्कोट के क्षेत्र में अस्कोटी बोली जाती है। चंपावत लोहाघाट में कुमैया बोली जाती है, काली कुमाऊं था वहां। और पिथौरागढ़ में मेन सोरियाली बोली जाती है क्योंकि सोर घाटी है वो। आगे बढ़ेंगे। रमेश पहाड़ी द्वारा 1977 में गोपेश्वर चमोली से किस पत्र का संपादन शुरू हुआ था? तो रमेश पहाड़ी जी ने 1977 में गोपेश्वर से एक पत्र शुरू किया था और इसका नाम था अनिकेत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, अनिकेत, ठीक है। महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जो अलग अलग हमारे पत्र निकलते हैं पहाड़ों से भी, पिथौरागढ़ से कौन सा पत्र निकलता है, अल्मोड़ा से कौन सा निकलता है, नैनीताल से कौन सा निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे धात पत्र है, धात जो है आपका देहरादून से निकलता है। पहाड़ जो पत्रिका है ये नैनीताल से निकलती है, ठीक है। युगवाणी जो है देहरादून से निकलती है, युगवाणी पत्रिका। इसके अतिरिक्त आज का पहाड़ एक पत्र निकलता है जो कि पिथौरागढ़ से निकलता है, आज का पहाड़, ठीक है। पूर्वासी जो पत्रिका है ये निकलती है कहां से? अल्मोड़ा से। राष्ट्रीय ज्वाला एक पत्रिका निकलती है दुगड्डा से। अंतर ज्वाला भी एक दुगड्डा से पत्रिका निकलती है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी रचना गंगादत्त उप्रेती जी की नहीं है? तो गंगादत्त उप्रेती जी, ठीक है, तो कुमाऊनी भाषा के वैज्ञानिक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, इनकी रचनाएं बिल्कुल सही है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है, इनकी रचना है। सी है देखिए डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये भी आपकी गंगादत्त उप्रेती जी की रचना है। आर्यों का मूल निवास इनकी रचना नहीं है, डी हो जाएगा। ये आपका भजन सिंह की रचना है, भजन सिंह। आर्यों का मूल निवास, जो आर्यों का मूल स्थान हिमालय है, मध्य हिमालय, ये भजन सिंह की रचना है। ताकि भजन सिंह जो है मैं बता चुका हूं आपको ऊपर, भजन सिंह जो है ये गढ़वाल में सिंहकाल जो था, सिंहकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भजन सिंह की एक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, सिंहनाद। इस सिंहनाद रचना को, भजन सिंह की रचना है भी, इस सिंहनाद रचना को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए श्रीमान की वर्तनी में कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी विश्लेषण वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने इस पर आपको हिंदी वाले प्लेलिस्ट में वीडियो दिया कि कैसे आपको वर्तनी विश्लेषण करना होता है, ठीक है। यानी कि जो भी वर्तनी आपको दी गई उसको तोड़ना होता है। तो श्रीमान में देखिए आधा स होता है, आधा र होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है, म होता है, फिर उसमें आ की मात्रा है, न होता है और अ होता है, ठीक है। ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, ये सही वर्तनी है इसकी। अगला देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित कवि दी गए हैं। बादल राग जो कविता है भैया आपकी, बादल राग आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। कवितावली जो है आपकी, कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। सहर्ष स्वीकारा है, ये आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। संतो देखत जग बोराना, ये कबीरदास जी की रचना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार की विशेषता है? कारण है लेकिन उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे मैं बोलूं बादल बरस रहे हैं फिर भी मेरा मन प्यासा, ठीक है। एक गाना भी है ना इसमें, बॉलीवुड का गाना है, उसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐसे मान लो बाहर बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, बाहर झरना भी बह रहा है, बाहर आपका पानी का स्रोत भी है और कवि बोल रहा है कि पानी बहुत है मेरे चारों तरफ लेकिन उसके बाद भी मैं प्यासा हूं। यानी कि कारण होते हुए भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आपका होता है विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है, ऑप्शन सी। और देखिए बिना कारण के जहां पे कार्य होता है, बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के कार्य होना, ठीक है। यानी कि विशेषोक्ति अलंकार का जो अपोजिट होता है वो होता है विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। जैसे
बिनु पग चले सुने बिनु काना, जो सांप होता है ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, सांप जो है बिना पैरों के चलता है, बिना कान के सुनता है, आपने देखा होगा, ठीक है, लेकिन बिना कारण के कार्य हो रहा है वहां पे, है ना, तो ये विभावना अलंकार है। और कारण रीजन होते हुए भी वर्ग नहीं हो रहा है तो विशेषोक्ति अलंकार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से बताना कौन सा गलत है इनमें से। पहला देखिए, विविध भारतीय प्रशासन, माफ कीजिएगा प्रसारण होगा, ये प्रशासन नहीं होगा, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत 3 अक्टूबर 1997 को हुई थी, ठीक है। प्रारंभ में विविध भारती का प्रसारण केवल मुंबई और मद्रास से होता था। घटना स्थल से प्रत्यक्ष दर्शकों के कथन को एंकर बाइट कहा जाता है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की घर की याद कहानी पर एक फिल्म बनाई गई थी। बताइए कौन सा इनमें से असत्य है। चलिए देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें 2 कथन गलत हैं, ठीक है। विविध भारती जो प्रसारण सेवा थी, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 से हुई थी, ना कि 97 से, 1957, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। विविध भारती प्रसारण की शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई थी, ठीक है। ये आकाशवाणी का सबसे पुराना और लोकप्रिय माध्यम है, ध्यान रखेंगे। आप बोल सकते हैं कि लोकप्रिय हिंदी फिल्मों वाला चैनल है। प्रारंभ में इसका जो प्रसारण है केवल मुंबई और मद्रास से होता था, ये बिल्कुल सही है। घटना स्थल से प्रत्यक्ष दर्शकों के कथन को एंकर बाइट कहा जाता है, ठीक है। घटना स्थल से जो रिपोर्टर है वो आपका रिपोर्ट देगा और एंकर बोलेगा तो उसको एंकर बाइट बोलते हैं, ठीक है। और घटना स्थल से डायरेक्ट न्यूज दिखाई जा रही है तो उसको लाइव बोलते हैं। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा शेखर जोशी की जो घर की याद है, इसकी कहानी पर फिल्म नहीं बनी थी, बल्कि दाजियो जो इनकी रचना है, दाजियो, ठीक है, शेखर जोशी जी की दाजियो रचना पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई थी। तो 2 कथन इसमें गलत है, ए और डी, बाकी बी और सी सही है इसमें। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, यह किस पत्र के प्रकाशन के फलस्वरूप स्थापित हुआ था। तो 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं और ये आपका इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि इसी दिन हमारे हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 30 मई 1826, ठीक है। इसके जो संपादक थे जुगल किशोर जी, ठीक है, पंडित जुगल किशोर जी ने इसको शुरू किया था, ध्यान रखना है आपको। बाकी और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लो। जुगल किशोर शुक्ल जी के द्वारा संपादित किया गया था। ये एक साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार छपता था ये, और केवल किस बार को, मंगलवार को प्रकाशन होता था इसका, सप्ताह में एक दिन और मंगलवार को इसका प्रकाशन होता था। तो 30 मई 1826 को, ठीक है, उदंत मार्तंड पत्र प्रकाशित हुआ, इसीलिए 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। उदंत मार्तंड का जो अर्थ होता है ना, ये भी आपको आना चाहिए, कभी क्या पता आयोग पूछ ले, उगता हुआ सूरज। इसका अगर मैं बात करूं अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ये संस्कृत का शब्द है उदंत मार्तंड, यानी कि उगता हुआ सूरज, ठीक है। हिंदी का ध्यान रखेंगे, ये हिंदी का पहला पत्र था, लेकिन ये साप्ताहिक पत्र था। और अगर कभी आपका क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, दैनिक समाचार जो प्रत्येक दिन प्रकाशित होता था, ठीक है, ये तो साप्ताहिक था, हिंदी का पहला तो था लेकिन साप्ताहिक था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र का नाम था समाचार सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा दोनों फैक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण एवं स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है। देखिए सरकारी अधिकारियों के मध्य ध्यानाकर्षण के लिए और स्पष्टीकरण के लिए जो भी सरकारी काम के लिए व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी कि अर्ध शासकीय पत्र। सी आंसर सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए आपका लोकोक्ति। लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। खान हूं गेठी कमर लागी पेटी, ठीक है, खान हूं गेठी कमर लागी पेटी, यानी कि खाने के लिए कुछ है नहीं लेकिन कमर में लगाई है पेटी। कहने का मतलब इसमें हो जाएगा झूठी शान दिखाना, ठीक है, ऐसा बंदा जो झूठी शान दिखाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। खान हूं गेठी कमर लगाई पेटी। नौ कुंवारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो नौ कुंवारी मतलब 9 कुंवारी लड़कियों की एक साथ शादी, 9 कुंवारी लड़कियों की शादी, ब्याह मतलब शादी। जब 9 कुंवारी लड़कों की शादी एक साथ होगी तो सोचिए कितना ज्यादा काम कठिन हो जाएगा। 9 कन्याओं का एक साथ विवाह करना अपने आप में बहुत चैलेंज है, यानी कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना, ठीक है, बहुत ज्यादा जटिलता हो जाएगी काम में मतलब। तो ये होता है 9 कुंवारी ब्याह। मैंने
कुमाऊनीगढ़ वाली लोकोक्ति में इस वाली लोकोक्ति को कराया है आपको, ऊपर वाली भी कराई है। मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि चारों तरफ कीचड़ था। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो वाक्य भेद मैंने आपको बताया था। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार। ठीक है, अब यहां पर देखिए रचना के आधार पर पूछ रहा है, मैं घर पहुंचा पानी बरसने लगा और ये देखिए आपका जोड़ने वाला जहां पर शब्द आ गया, यहाँ पर जहां पर भी समुच्चय बोधक शब्द आपको दिखेगा किसी वाक्य में, तो वहां पर हमेशा हो जाएगा कि आपका संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? जो गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, बिल्कुल सही है। स्थावर का विलोम जंगम, सही है। नित्य का विलोम अनित्य, बिल्कुल सही है। उपकार का विलोम परोपकार, ये गलत हो जाएगा। उपकार का विलोम होता है अपकार। ठीक है, उपकार का विलोम अपकार। निम्न में से कौन सा अग्नि का सही पर्यायवाची है? तो बताइए, अग्नि जो है आग, इसका सही पर्यायवाची दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? अग्नि के देखिए पर्यायवाची होते हैं, आग होता है, पावक होता है, ठीक है, इसके अलावा अनल होता है, और यहां पर जो दिया है इसका सी आंसर हो जाएगा हुतासन। हुतासन का मतलब भी आपका आग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोम का मतलब अमृत होता है, देखिए चंद्रमा भी होता है। आलय का मतलब घर होता है। त्रिलोचन का मतलब 3 आंखों वाला, यानी कि भगवान शिव का पर्यायवाची है त्रिलोचन। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का भी मैं एक वीडियो दूंगा पीवाईक्यू में। आज तक जितने भी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं वो एक ही साथ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से बनता है। जैसे मैंने अलंकार वाला दिया था ना अभी आपको हिंदी पीवाईक्यू में कुछ दिन पहले, उतने अलंकार 40 क्वेश्चन जो दिए थे वो याद कर लिया आपने, तो उन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले में भी कुछ ऐसे शब्द हैं 25-30 शब्द जिनसे ही घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। तो नीरज शब्द बिल्कुल सही है, उज्जवल बिल्कुल सही है, पारिवारिक सही है। इसमें अंताक्षरी जो है ये गलत है। ठीक है, अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप होता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंत्याक्षरी ये शुद्ध रूप है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे भगाना है, ठीक है, भगाना नहीं होगा, बढ़ाना है होगा ये। अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने ना माने, राजभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? बताइए, ये कथन किसने बोला था? तो ये कथन था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी का। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी। आयोग ने लास्ट टाइम किसी एग्जाम में पूछा भी था, गांधी जी किस भाषा को भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे? तो गांधी जी का पूरा यहाँ पर ये मत था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होनी चाहिए, और फाइनली राजभाषा बनी भी हिंदी। ठीक है, तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। बाकी श्याम सुंदर दास जी ये भी हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में थे। गोविंद वल्लभ पंत जी तो खुद सदस्य रहे थे जो पंत प्रतिवेदन समिति बनी थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो कथन असत्य है, गलत है, वो बताना है आपको। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(9) के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा मिला। तो दिए गए दोनों कथनों में अगर आप ध्यान से देखते हैं, पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। 14 सितंबर को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कब होता है? 14 सितंबर को। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343(9) नहीं है, ये आपका 343 फर्स्ट 1। भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 का सब क्लॉज 1 के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा मिला, यानी कि केवल कथन सही है बस। ठीक है, पहला वाला कथन सही हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध का कविता संग्रह नहीं है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि परिचय में मैंने सब आपको कराए हुए हैं, आप देख लेना। मुक्तिबोध जी की चाँद का मोर टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, पक्षी और दीमक, ये सभी आपकी मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। नेपथ्य में हंसी जो है आपका,
ये काव्य संग्रह किसका है? राजेश जोशी जी का, राजेश जोशी जी। ठीक है, तो ये राजेश जोशी जी का रचना है, नेपथ्य में हंसी, ध्यान रखेंगे। राजेश जोशी जी देखिए, दो पंक्तियों के बीच इनकी जो रचना है, इसके लिए साहित्य अकादमी भी इनको मिला है। ठीक है, मैंने स्पेशल हिंदी फैक्ट क्लासेस में आपको ये भी करवाया है कि आपके सिलेबस में जो भी कवि और साहित्यकार है, उनमें से किसको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इसीलिए बोलता हूँ कि स्पेशल फैक्ट क्लासेस को आप देखो। जो नॉर्मल सिलेबस है उससे गहराई में जो फैक्ट मिलेंगे आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 178। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।